नमस्कार। तारीख 6 जनवरी, दिन सोमवार। ये बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूँ प्रेरणा। कोविड के भयावह दौर के 5 साल बाद एक और वायरस ने उठाया सिर। चीन के बाद भारत में भी सामने आए 3 मामले। HMPV virus is it's a flu virus which is there, and certain percentage of people catch respiratory problems and cold due to this virus. जानेंगे क्या हैं इस वायरस के लक्षण और कितना खतरनाक हो सकता है संक्रमण। सीधा वायरोलॉजिस्ट से। यह एक कॉमन और बहुत पहले से जाना हुआ वायरस है। यह वायरस अधिकतर बच्चों को, एल्डरली को और एडल्ट में जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं उनको प्रभावित करता है। छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार। 5 जनवरी 2025 की शाम छत्तीसगढ़ पुलिस की विशेष जांच दल ने इस घटना के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद से हिरासत में लिया। लेकिन उससे पहले देश और दुनिया की दूसरी जरूरी खबरें सुनिए प्रेरणा से। छत्तीसगढ़ में माओवाद प्रभावित बीजापुर के कुटरू बेंद्रे मार्ग पर संदिग्ध माओवादियों के हमले में सुरक्षा बल के 9 जवानों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक ये हमला IED विस्फोट के जरिए किया गया था। बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने बताया कि दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर और बीजापुर की स्पेशल टास्क फोर्स और CRPF के जवानों की टीम माओवादी ऑपरेशन से लौट रही थी, तभी ये हमला हुआ। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि मौके पर ही डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 8 जवानों और एक वाहन चालक की मौत हो गई। कुछ जवानों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। रायपुर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साव ने कहा, और बीजापुर की आज की जो घटना की जानकारी मिली है, ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है। ये कायराना हरकत कि मैं निंदा करता हूँ। सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। असम के खदान में बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार 10 से 12 कोयला मजदूर खदान के अंदर होने की आशंका जताई गई है। मौके पर NDRF और भारतीय सेना की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। SP ने कहा है कि फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की हर कोशिश की जा रही है। अमेरिका में भीषण बर्फीले तूफान और बर्फबारी के कारण करीब 6 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। कई प्रांतों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। वहीं अब तक 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने सड़क मार्ग का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी है। भारी बर्फबारी और न्यूनतम तापमान का बीते 1 दशक का रिकॉर्ड टूट गया है। अमेरिका के कैनसास और मिसूरी प्रांत अभी सबसे अधिक प्रभावित हैं। हालांकि वॉशिंगटन DC में भी हालात गंभीर होने के आसार जताए जा रहे हैं। अनुमान है कि यहां बर्फबारी के कारण 16 इंच गहरी बर्फ जमा हो सकती है। कई जगहों पर हाइपोथर्मिया का भी खतरा जताया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि जल्द ही गजा में युद्ध विराम को लेकर बात बन सकती है। हालांकि ये डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने से पहले नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। एंटनी ब्लिंकन ने ये बयान दक्षिण कोरिया की अपनी यात्रा के दौरान दिया है। इससे पहले खबर आई थी कि गजा संघर्ष विराम समझौते के तहत पहले चरण में 34 बंधकों को रिहा करने पर हमास सहमत हो गया है, लेकिन इस्राएली अधिकारियों ने ऐसी किसी सहमति की पुष्टि नहीं की है। मालूम हो कि गजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते पर कतर में फिर से बातचीत शुरू हो गई है। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज हुई गोलीबारी की एक घटना में 3 इस्राएलियों के मारे जाने और कई अन्य के घायल होने की सूचना है। इस्राएली सेना का कहना है कि बंदूकधारी ने एक बस और दूसरे अन्य वाहनों पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी थी। ये गोलीबारी केदुमिम के यहूदी बस्तियों के नजदीक हुई है। मारे जाने वाले 3 लोगों में 2 60 साल की बुजुर्ग महिला शामिल हैं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को BPSC आंदोलन से जुड़े मामले में जमानत मिल गई है। इससे पहले उन्होंने ये जमानत लेने से इनकार कर दिया था। उन्हें आज तड़के पटना पुलिस ने गांधी मैदान से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने गांधी मैदान के प्रतिबंधित इलाके में गांधी मूर्ति के सामने गैर कानूनी रूप से प्रदर्शन किए। इस संबंध में गांधी मैदान के पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई थी और आज प्रशांत किशोर के साथ 43 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जबकि 15 गाड़ियों को भी सीज किया गया।
तिब्बत में यारलुंग सांगपो, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जाना जाता है, उस पर चीन की जल विद्युत परियोजना के ऊपर भारत की आपत्ति का चीन ने जवाब दिया है। इस परियोजना के तहत नदी पर एक बांध बनाया जाएगा जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ याकून ने कहा है कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की पूरी वैज्ञानिक समीक्षा की गई है। अखबार के मुताबिक प्रवक्ता ने कहा है कि ये परियोजना इकोसिस्टम और जियोलॉजी या निचले इलाकों में बसे देशों के पानी के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी। तो आपने सुनना शुरू कर दिया है दिन भर पूरा दिन पूरी खबर, लेकिन आज पूरे दिन मैंने जितनी सुगबुगाहटें सुनी वो उस वायरस को लेकर थी जिसने एक बार फिर से कोविड महामारी के उस भयानक दौर की यादों को ताजा कर दिया। HMPV, H यानी ह्यूमन, MPV मेटा न्यूमो वायरस की जितनी चर्चा आज मैंने अपने आसपास सुनी, प्रेरणा उसे देखकर सुनकर ऐसा लगा कि आज कार्यक्रम की शुरुआत इसी संक्रमण से जुड़ी खबरों से करना चाहिए, क्योंकि जितनी नई चिंताएं इस संक्रमण के कारण जन्मी हैं उतनी ही भ्रांतियां भी हैं जो कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में हम इन सभी पहलुओं पर बात करने वाले हैं। जी, शुरुआत HMPV के उन 3 मामलों से करते हैं मोहन जी, जो भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक और अब गुजरात में सामने आई हैं। तो आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया साइट X पर यह जानकारी दी थी कि कर्नाटक में एक रूटीन निगरानी के दौरान 2 HMPV के मामले सामने आए। वहीं अब से कुछ घंटे पहले ही गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने प्रदेश में एक HMPV के मामले की पुष्टि की है, यानी अब ये मामला 3 हो गया है। और ये जो नया मामला है ये गुजरात के एक 2 महीने के बच्चे में सामने आया है जो राजस्थान के डूंगरपुर से आया था। तो गुजरात के एक मामले को मिलाकर भारत में अब संक्रमण के कुल 3 मामले हो गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल ने आश्वस्त किया है कि चिंता की कोई बात नहीं है। We have analyzed the data of the respiratory outbreaks within the country. There is no substantial increase. परिवार कल्याण मंत्रालय के महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल कह रहे हैं कि हमने दिसंबर से जनवरी के बीच सांस से जुड़े जितने भी संक्रमण के मामले सामने आए हैं उनके आंकड़ों की स्टडी की है और पाया कि इनमें पहले की तुलना में कोई वृद्धि नहीं है। सर्दियों में आमतौर पर सांस से जुड़ी बीमारियों के मामले बढ़ते ही हैं और इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। बेड, डॉक्टर्स की व्यवस्था पर्याप्त है और इसके लिए किसी खास दवाई की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसके लिए कोई खास एंटीवायरल दवा है ही नहीं। बस कुछ सामान्य से परहेज हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे संक्रमण वाले शख्स से एक विशेष दूरी बनाकर रखना और मास्क का इस्तेमाल करना। और आपको याद होगा कोरोना के वक्त में भी यही दिशा निर्देश थे। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है मोहन जी कि आमतौर पर इस वायरस या फ्लू की चपेट में बच्चे या बुजुर्ग ही आते हैं। और जो तीनों मामले सामने आए हैं वो चाहे वो कर्नाटक का हो या फिर गुजरात का, वो तीनों ही मामले बच्चों में आए हैं। एक 2 महीने की बच्ची है, एक 3 महीने की बच्ची है और एक 8 महीने की बच्ची। कर्नाटक में ये मामले कब सामने आए और इनका फिलहाल स्टेटस क्या है, ये जानने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की बेंगलुरु में मौजूद BBC के सहयोगी पत्रकार इमरान कुरैशी से। जी, इसका पता चला शनिवार के दिन। एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, बैप्टिस्ट हॉस्पिटल बेंगलुरु में। यहाँ एक 3 महीने की बच्ची का एडमिशन हुआ था जिसको जुकाम हुआ और बुखार आ गई थी। तो इसके वजह से उसका इलाज हो गया था और शनिवार के दिन उसका डिस्चार्ज भी हो गया था। और दूसरा जो 8 महीने 8 दिन का जो बच्चा है वो अभी हॉस्पिटल में है, उसका इलाज हो गया, मतलब अच्छी तरह चला है और शायद कल उसको डिस्चार्ज किया जाएगा। तो इन दोनों बच्चों का अभी फिलहाल स्टेटस ये है कि एक हो गए हैं और एक होने वाले हैं। जी, इन दोनों की कोई क्या ट्रैवल हिस्ट्री रही थी सर? कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, वो यहीं बेंगलुरु में ही थे। बेंगलुरु के आसपास में एक बच्चा है जो आसपास में था। बच्ची बेंगलुरु की सिटी में ही रहती है और उसके माता परिवार के साथ। तो इनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, दोनों का कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है इसमें। कर्नाटक की सरकार कितनी सचेत हुई है इन 2 मामले जो सामने आए हैं इसके बाद? क्योंकि यहाँ पर तो जो हम मीडिया में देख पा रहे हैं या जो हम तक खबरें पहुँच रही हैं उसके मुताबिक एक थोड़ी स्थिति ऐसी चिंताजनक जैसी बताई जा रही है, थोड़ा डर का माहौल है। तो कर्नाटक की सरकार फिलहाल किन पैरामीटर्स पर? कर्नाटक सरकार की मीटिंग हुई। मीटिंग से पहले भी हमारी बात हुई राज्य के हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव से। उन्होंने भी कहा था कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ये बहुत दिनों से ये वायरस इंडिया में है, हम
उसके बारे में देखते आ रहे हैं। ये सीजनल एक मौसम जब बदलता है उस वक्त जो इन्फ्लुएंजा होता है, जुकाम होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, बुखार आती है, उसी तरह का है। ये इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ चाइना में किस तरह का वेरिएंट मिला है, क्या उसका म्यूटेशन हुआ है कि क्या HMP वायरस का, उसके बारे में हमें कोई जानकारी आई नहीं है, मतलब केंद्र सरकार से भी नहीं आई है। तो इसके वजह से इसमें कुछ परेशानी की बात नहीं है। और अभी लगातार सर्वेलेंस का तो मामला चलता ही है। ये नॉर्मल रूटीन सर्वेलेंस में ही ये मामला मिला, ये पहले 3 महीने के बच्चे का और बच्ची का, और अभी 8 महीने के बच्चे में। तो इसमें ये लगातार ऐसे ही चलता रहेगा, उसमें कोई फिक्र की बात नहीं है। सिर्फ उनकी एडवाइजरी ये है कि आप जब क्राउडेड एरियाज में मत जाइए जहाँ भीड़ भाड़ रहते हैं वगैरह वगैरह। क्या थोड़ा जो अगर कोविड के जमाने में जो जी। नॉर्म्स थे कि आप अगर आपको जुकाम है या आपको ये है तो आप मास्क पहन के चलें या क्राउडेड एरियाज में नहीं जाएं, और खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अगर आपको फ्लू है या जुकाम है तो आप घर पे रहना ही ठीक होगा। स्कूल अभी फिलहाल बंद हैं या फिर खुले हुए हैं वहाँ कर्नाटक में? स्कूल तो नॉर्मल चल रहे हैं। तो वहाँ स्कूलों को लेकर कोई अलग से नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, बात ही नहीं, डायरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। जुकाम अगर है या आपको खांसी आई या आपको छींक आई तो आप आपका मुंह और नाक कवर करें। इस तरह के डूज एंड डोंट्स जारी किए गए हैं। तो ये थे इमरान कुरैशी जो कि बता रहे थे कि वहां पर कर्नाटक में क्या स्थिति है। वहीं कर्नाटक के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं दिनेश गुंडूराव, उन्होंने कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। See, whatever it is, this is not something which is unknown. The HMPV virus is an कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो नया है या जिसकी हमें जानकारी नहीं है। ये एक फ्लू वायरस है और कुछ लोग इसे वायरस के कारण सांस से जुड़ी दिक्कतों और सर्दी जुकाम का सामना कर सकते हैं। और जिस बच्चे में इसके लक्षण दिखे हैं उसकी स्थिति सामान्य है, उसे कल डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। पैनल के साथ बैठक कर रहे हैं भारत सरकार और ICMR के साथ आगे भी बातचीत की जाएगी। और ये वायरस हमारे बीच में पहले से मौजूद है, अभी तक कुछ गंभीर स्थिति नहीं है। अब ये चीन से जुड़ा है या नहीं इसके बारे में अभी नहीं जानते, क्योंकि जिस बच्चे में इसके लक्षण दिखे उसकी कोई फॉरेन की जो ट्रेवल हिस्ट्री है वो नहीं रही, इसलिए घबराए बिल्कुल नहीं। लेकिन मोहन जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक तरीके से चिंता जाहिर की है और केंद्र सरकार से इस ओर तत्काल ध्यान देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान हमारे जो अनुभव रहे उसे देखते हुए ये जरूरी हो जाता है कि हम जितनी जल्दी हो सके इस संक्रमण से निपटने की तैयारी कर लें, ताकि दोबारा से देश में हेल्थ इमरजेंसी वाले हालात न बन जाएं। तो प्रश्न ये है कि क्या वाकई इतना डरने की जरूरत है? ये संक्रमण क्या है, कैसे बचा जा सकता है, कब और किन मामलों में ये चिंताजनक स्थिति पैदा कर सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये कोविड से कितना अलग है। सुमरनप्रीत कौर ने सीनियर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया के सामने यही प्रश्न रखा कि ये कौन सा वायरस है और लक्षण क्या है। HMPV क्या है और इसके लक्षण क्या हैं? HMPV या ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक रेस्पिरेटरी या सांस का वायरस है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ह्यूमंस में होता है। उसके अलावा यह वायरस का अन्य फॉर्म में एवियन वायरस भी होता है जो बर्ड्स में होता है। यह एक कॉमन और बहुत पहले से जाना हुआ वायरस है। 2001 में इसका क्लासिफिकेशन ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के रूप में किया गया था। यह वायरस अधिकतर बच्चों को, एल्डरली को और एडल्ट में जिनको इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं उनको प्रभावित करता है। वायरस की इलनेस के कॉमन लक्षण होते हैं जैसे कि बुखार आना, नाक बहना, खांसी या गले में दर्द या खराश होना है। अधिकतर लोगों में इस तरह के माइल्ड सिम्टम होते हैं और लोग उसके बाद अपने आप बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ छोटे प्रपोर्शन ऑफ लोग जिनको इन्फेक्शन होता है उनमें कुछ गंभीर लक्षण भी आ सकते हैं, जैसे कि वीजिंग, जिसको घरघराहट, छाती में घरघराहट कहते हैं, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, बॉडी पर रैशेज या चकत्ते बन सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोग जिनको यह इन्फेक्शन होता है वो एक माइनर सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट के साथ या कुछ डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर, क्या ये भी कोरोना वायरस की तरह खतरनाक साबित हो सकता है? हमें समझना होगा कि SARS-CoV-2 एक नॉवल वायरस था, जबकि HMPV एक पुराना वायरस है। अभी तक कोई सबूत नहीं है कि कोई वेरिएंट या नए म्यूटेशन उसमें आए हैं। तो SARS-CoV-2 जो कोविड-19 किया था और HMPV की तुलना करना बिल्कुल उचित नहीं है। हाँ, अगर हम हाइपोथेटिकल सवाल करें कि क्या यह कोविड-19 की तरह गंभीर हो सकता है, तो उस संभावना को रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसे होने की संभावना
और आशंका बहुत मिनिमम है। तो हमें अभी फिलहाल यह मान के चलना होगा कि एक सामान्य वायरस है जो अभी से पहले भी रिपोर्ट किया जाता था और अभी उस पर बेटर सर्वेलेंस की वजह से उसकी रिपोर्टिंग इंप्रूव की है। साथ ही अभी चाइना हो या इंडिया हो, वहां पर फ्लू सीजन चल रहा है। ऐसे में हर 2-3 साल में वायरस के अप्स एंड डाउन्स होने की संभावना होती है। तो हमने देखा था कि कोविड-19 के बाद खासतौर से कई अन्य वायरसों में भी स्पाइक हुई है, उनके केसेज में स्पाइक हुई है। तो उसी बैकड्रॉप में ऐसा लगता है कि HMPV वायरस की जो करंट सर्ज है वो पोस्ट वायरल और पोस्ट कोविड-19 पैंडेमिक की सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करती है, जिसमें अन्य वायरस भी बेटर पिकअप किए जा रहे हैं और साथ में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अभी तो मैं फिलहाल नहीं मानता कि इसको HMPV की कोविड-19 जैसे गंभीर होने की कोई भी संभावना है। क्या ये भी संक्रामक है और ये फैलता कैसे है? वायरस से और बैक्टीरिया इन्फेक्शियस या संक्रामक ही होते हैं और वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। HMPV के फैलने के मुख्य रीजन और कारण होते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, अर्थात कोई व्यक्ति खांसेगा या छींकेगा तो उसके छींक से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो दूसरे व्यक्ति को पास ऑन कर सकते हैं। साथ ही अगर क्लोज पर्सनल कांटेक्ट जिसमें हगिंग या किसिंग शामिल है, उसकी वजह से भी वायरस फैल सकता है। तीसरी चीज है कि ये वायरस होते हैं और इंक्लूडिंग HMPV अगर किसी सरफेस पर पड़े हुए हैं और वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति टच करता है तो उससे भी इनको फैल सकते हैं। संक्षेप में कहें तो HMPV किसी भी रेस्पिरेटरी वायरस जो ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता है या सांसों के माध्यम से फैलता है, उन्हीं मोड से फैलता है। इसमें बाकी वायरस से कुछ भी अलग नहीं है। तो फिर इससे बचा कैसे जा सकता है? सर्दियां अधिकतर रेस्पिरेटरी इलनेसेस को साथ लाती हैं, तो फ्लू के केसेस बढ़ जाते हैं। अब हम HMPV की बात सुन रहे हैं, RSV के केसेस बढ़े हुए होते हैं। तो मुख्य अप्रोच ये होनी चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार की रेस्पिरेटरी इलनेस से बचना है। तो उसके तरीके हैं कि आप स्वस्थ रहें, अच्छा खाना खाएं। तो न्यूट्रिशियस डाइट लेने पर आप बीमारियों को रेस्पिरेटरी इलनेस से तो भगा सकते हैं। दूसरा, नियमित रूप से अपना वैक्सीनेशन कराइए। फ्लू वैक्सीनेशन, एज अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन फॉर एल्डरली जैसे कि निमोकोकल वैक्सीन एल्डरली को लगाई जा सकती है। तो अप टू डेट वैक्सीनेशन से आप बचे रहेंगे। तीसरी चीज है कि अगर किसी को रेस्पिरेटरी इलनेस के सिम्टम हैं तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरों को उससे बचाए। तो उसके लिए व्यक्ति को जिनको सांस की दिक्कत या खांसी जुकाम बुखार है और खासतौर से ऐसे समय में जब HMPV फैल रहा है उस सेटिंग में, तो उनको मास्क पहनना चाहिए। चौथी चीज है कि किसी भी रेस्पिरेटरी इलनेस के बचने के लिए अगर आपको ड्रॉपलेट से बचाव करें अर्थात नियमित रूप से हाथ धोएं तो आप उससे बचे रहेंगे। तो कॉमन प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो रेस्पिरेटरी इलनेस से आपको बचा सकते हैं, चाहे वो HMPV हो, इन्फ्लुएंजा हो या RSV हो। एक बेसिक हेल्थ एटिकेट्स हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। ये थे सीनियर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। प्रेरणा, भारत की बात तो हमने कर ली, लेकिन चीन जहां ये आउटब्रेक हुआ है वहां तेजी से इसके मामले सामने आए हैं। वहां की परिस्थितियां जानने के लिए, समझने के लिए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग के उस बयान को देखा जाना चाहिए जो उन्होंने बीते शुक्रवार को दिया था। और उन्होंने कहा था कि सांस से जुड़े संक्रमण सर्दियों के मौसम में बढ़ जाते हैं और ये उसी तरह का मामला है। ये बहुत सामान्य सा संक्रमण है जो कि घातक नहीं होगा। ये एक सामान्य सा फ्लू है जिसकी चपेट में नवजात और उम्र दराज लोग आ सकते हैं और उसमें सर्दी, जुकाम जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उन्होंने आगे बयान में कहा कि इन सब के बावजूद चीन की सरकार सचेत है और अपने नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना उनकी प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, मोहन जी, कि चीन की यात्रा करना फिलहाल पूरी तरह सुरक्षित है। वहीं रॉयटर्स समाचार एजेंसी है, उसने अपनी रिपोर्ट में चीनी सरकार के हवाले से जारी एक बयान के आधार पर कहा कि चीन में दिसंबर महीने के तीसरे सप्ताह में सांस की बीमारी से परेशान लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार दर्ज किए मामलों में राइनो वायरस और ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के संक्रमण के मामले अधिक हैं। संक्रमितों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। और रिपोर्ट के अनुसार ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के स्रोत के बारे में अब तक फिलहाल कोई जानकारियां मौजूद नहीं है। यानी कि प्रेरणा, अभी इसमें वक्त लगेगा कि सोर्स क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और क्या ये म्यूटेशन का मसला है। आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में जब इस पर और बातें होंगी और रिसर्च होगी तब मालूम चलेगा कि ये आया कहाँ से और कितना घातक। इसके लिए थोड़ा सा वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अपने पॉडकास्ट सुन रहे लोगों को बता दें कि यदि आप इस खबर से जुड़ी विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो bbchindy.com के पेज पर बाकायदा पूरी खबर आपके लिए लगी हुई है, जहां पर आप जा सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और,
जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ, जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझें फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अब पॉडकास्ट का दूसरा पड़ाव। तो पिछले कई दिनों से एक पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या काफी चर्चा में है। मामला छत्तीसगढ़ का है। 1 जनवरी की रात से 33 साल के मुकेश चंद्राकर अपने घर से लापता हो गए थे और बाद में जो उनका शव है, यानी कि जो डेड बॉडी है, वो एक सेप्टिक टैंक से बरामद हुई। और इस मामले में पुलिस ने 3 जनवरी को सुरेश चंद्राकर के 2 भाई समेत एक सुपरवाइजर को हिरासत में लिया था और उनसे पूछताछ की थी। जी, वहीं मुख्य अभियुक्त सुरेश चंद्राकर फरार थे। अब विशेष जांच दल ने मुख्य अभियुक्त सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये जो मुकेश चंद्राकर है, ये कौन है? ये मुकेश चंद्राकर स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर एनडीटीवी के लिए काम करते थे और इसके अलावा वो एक यूट्यूब पर एक लोकप्रिय चैनल बस्तर जंक्शन का भी संचालन करते थे, जिसमें वो बस्तर की अंदरूनी खबरें प्रसारित किया करते थे। जी, बस्तर में माओवादियों की ओर से अपहरित जितने भी पुलिसकर्मियों या ग्रामीणों की रिहाई में मुकेश चंद्राकर ने कई बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इससे जुड़ी कई कहानियां भी आपने पिछले दिनों पढ़ी होंगी मोहन जी। तो बीबीसी संवाददाता विष्णु तिवारी से समझते हैं कि इस मामले में उस दिन से अब तक क्या कुछ हुआ है। छत्तीसगढ़ में 3 जनवरी 2025 की शाम बस्तर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव मिलता है। ये शव उनके ही रिश्तेदार और भाई लगने वाले ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की जमीन पर बने सेप्टिक टैंक के अंदर पाया जाता है। इस घटना के बाद न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर में पत्रकारों की सुरक्षा और बस्तर में पत्रकारिता की चुनौतियों पर चर्चा तेज हो गई है। बस्तर पुलिस ने बताया कि 1 जनवरी 2025 की शाम मुकेश चंद्राकर के भाई रितेश चंद्राकर ने उन्हें खाने पर बुलाया था। इसी दौरान रितेश चंद्राकर और पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बहस हुई, जिसके बाद रितेश ने अपने सहयोगी महेंद्र रामटेके के साथ मिलकर मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार हत्या करने के बाद मुकेश के शव को घर के पीछे बने सेप्टिक टैंक में फेंक दिया। दरअसल 1 जनवरी 2025 की शाम से ही पत्रकार मुकेश चंद्राकर लापता थे। 2 जनवरी को जब उनके बड़े भाई युकेश चंद्राकर को इस बात का पता चला तो उन्होंने पहले अपने स्तर पर इसकी खोजबीन की। जब शाम तक मुकेश चंद्राकर का कोई पता नहीं चला तो उनके बड़े भाई युकेश ने स्थानीय पुलिस में मुकेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस इसके बाद एक्शन में आती है और मुकेश के फ़ोन की जांच करने के बाद ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के इसी फार्म हाउस पर पहुंचती है। हालांकि उस रात पुलिस को पत्रकार मुकेश चंद्राकर का कोई अता पता नहीं मिलता है। अगली सुबह यानी 3 जनवरी 2025 को बस्तर पुलिस एक बार फिर ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के इसी ठिकाने पर पहुंचती है। इस ठिकाने पर मजदूरों के लिए बनाए गए घर के पीछे एक सेप्टिक टैंक पर नई कंक्रीट की ढुलाई दिखाई देती है। पुलिस को इस पर शक होता है और शाम तक जेसीबी की मदद से पुलिस इस नई कंक्रीट की ढुलाई को तोड़ती है। इसके नीचे एक सेप्टिक टैंक मिलता है जिसके अंदर पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव बरामद किया जाता है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ पुलिस रितेश चंद्राकर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट से हिरासत में लेती है। इसके बाद रितेश चंद्राकर के भाई दिनेश चंद्राकर और रितेश के सहयोगी महेंद्र रामटेके को भी पुलिस हिरासत में लेती है। इनसे पूछताछ के बाद पुलिस को यह पता चलता है कि 1 जनवरी 2025 की शाम रितेश चंद्राकर ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर को अपने घर खाने पर बुलाया था। इसी दौरान दोनों की बहस हुई। पुलिस का यह कहना है कि रितेश चंद्राकर अपने भाई मुकेश चंद्राकर की पत्रकारिता से खुश नहीं थे और उनका यह कहना था कि आखिर मुकेश चंद्राकर अपने संबंधियों, अपने रिश्तेदारों के साथ क्यों नहीं खड़े होते। इसी बहस के दौरान रितेश चंद्राकर और उनके सहयोगी महेंद्र रामटेके ने एक धारदार और वजनदार हथियार से मुकेश चंद्राकर पर हमला कर दिया। पुलिस की माने तो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की मौत इस हमले के 20 मिनट के अंदर ही हो गई थी। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद उनके शव को घर के पीछे बने सेप्टिक टैंक में फेंक दिया और वहां से निकलकर बोदली पहुंचे। इसी दौरान रितेश चंद्राकर ने अपने भाई दिनेश चंद्राकर, जो कि उस वक्त बीजापुर से लगभग 150 किलोमीटर दूर जगदलपुर में मौजूद थे, उनको फोन किया। तीनों लोग बीजापुर से 40 किलोमीटर दूर बोदली नामक जगह पर मिलते हैं। बोदली में तीनों आरोपी सबसे पहले
हत्या से जुड़े साक्ष्य मिटाने की साजिश रचते हैं। पत्रकार मुकेश चंद्राकर का मोबाइल फोन, घटना में उपयोग किया गया औजार ठिकाने लगाया जाता है, जिसके बाद रितेश चंद्राकर अपने बड़े भाई ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की गाड़ी लेकर रायपुर के लिए रवाना होते हैं। वहीं दिनेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके वापस घटना स्थल पर पहुंचते हैं। पुलिस ने बताया कि दिनेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके जब घटना स्थल पर पहुंचते हैं, उसके बाद दोनों ने मिलकर सेप्टिक टैंक के ऊपर कंक्रीट की ढुलाई की ताकि किसी को इस घटना की खबर न लगे। तीनों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस को इस सारे मामले का पता चलता है। 5 जनवरी 2025 की शाम छत्तीसगढ़ पुलिस की विशेष जांच दल ने इस घटना के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद से हिरासत में लिया। तो ये ब्यौरा जो अभी विष्णुकांत तिवारी सुना रहे थे, ये छत्तीसगढ़ पुलिस के हवाले से सुना रहे थे। अभी फिलहाल जांच जारी रहेगी और फिर जब जो मामले सामने आएंगे, जितनी बारीकियां इस जांच में होंगी, जब इन्वेस्टिगेशंस होंगे, जब आरोप पत्र दाखिल होंगे, तो उसके बाद देखना होगा कि ये जो स्टोरी पुलिस बता रही है या जो पुलिस बातें बता रही है, उसमें क्या चीजें सामने आती हैं। तो ये तो प्रेरणा एक पत्रकार की हत्या से जुड़ा मामले की हमने बात की, लेकिन आप जो कमाई करते हैं उस पर इनकम टैक्स भी हम भरते हैं, हम सब भरते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न पाने के लिए आपको, हम सबको अपना इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करना होता है। तो मैं आपसे सुनने वाला हूं वो 5 तरीके जिसके जरिए आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं। तो पैसा वसूल में आज का जो एपिसोड है उसमें आप हमें यही बताएंगी ना? बिल्कुल, 5 ट्रिक बताऊंगी जिससे आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। टैक्स एक बहुत जरूरी चीज है, हम देते भी हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लापरवाहियां हमारा नुकसान कर देती हैं। क्या आपने भी अब तक अपना इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा नहीं किया? मेरी तरह सोचते ही रह गए? घबराइए नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी ऐसे 5 ट्रिक्स जिनके जरिए आप बचा सकते हैं अपना टैक्स और कर सकते हैं रिलैक्स। तो शुरुआत ऐसे होती है कि हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में यानी अप्रैल में एम्प्लॉयज को अपनी इन्वेस्टमेंट की जानकारी अपनी कंपनी को देनी होती है और साल के आखिरी में यानी फरवरी या मार्च के महीने में इन इन्वेस्टमेंट के प्रूफ हमें सबमिट करने होते हैं। ऐसा इसलिए ताकि कंपनी ये कैलकुलेशन कर सके कि एम्प्लॉय का टैक्स बन कितना रहा है। इसी के अनुसार कंपनी आपका टैक्स काटकर सरकार के पास जमा करती है और इसी आधार पर आपका ITR फॉर्म यानी फॉर्म 16 तैयार होता है। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के प्रूफ टाइम पर नहीं दे पाते तो आपको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। जाहिर है कि आप ऐसा नहीं चाहेंगे, तो उठाइए पेन और पेपर, नोट कीजिए वो 5 तरीके जिनकी मदद से आप मैक्स टू मैक्स यानी ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं। पहला तरीका है डिडक्शन अंडर ATC। इसके तहत कई इन्वेस्टमेंट्स आती हैं जिनमें शामिल हैं PPF, EPF, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम, 5 साल की बैंक FD या कुछ और इन्वेस्टमेंट। इनके तहत किया गया 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री है। तो अगर आपने इनमें से किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप इस बारे में सोच सकते हैं। दूसरा है एजुकेशनल लोन के इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स छूट का ऑप्शन। तो अगर आपने अपने लिए, अपने जीवन साथी के लिए या अपने बच्चों की हायर स्टडी के लिए लोन लिया है तो सेक्शन 80C के तहत इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स छूट का लाभ दे सकते हैं। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें छूट की कोई सीमा नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर डिडक्शंस के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 6,70,000 रुपए है और एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट के रूप में आप 2 लाख रुपए चुका रहे हैं तो आपकी कुल टैक्सेबल इनकम अब 4,70,000 रुपए मानी जाएगी। आप एजुकेशन लोन लेने के 8 साल तक या इंटरेस्ट चुकाने तक इसका फायदा ले सकते हैं। तो अगर आपने इस मद में की गई इन्वेस्टमेंट के प्रूफ सबमिट नहीं किए हैं तो आपके पास टैक्स बचाने का मौका है। तीसरा तरीका है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान न केवल आपको बल्कि आपके फाइनेंस को भी हेल्दी रख सकते हैं। आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर सालाना 25,000 रुपए तक का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। टैक्स छूट की ये सीमा सीनियर सिटीजन्स के लिए 2 गुनी यानी 50,000 रुपए है। सीनियर सिटीजन यानी जो व्यक्ति 60 साल से अधिक उम्र के हैं। आप हेल्थ इंश्योरेंस अपने जीवन साथी और बच्चों के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा अपने माता पिता के लिए अलग से हेल्थ इंश्योरेंस लेकर टैक्स डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। चौथा तरीका है होम लोन पर इंटरेस्ट। इसमें कोई शक नहीं कि लगातार महंगे होते जा रहे घरों के लिए होम लोन लेना एक बड़ा फैसला है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें प्रिंसिपल यानी मूलधन और इंटरेस्ट दोनों पर इनकम टैक्स पर छूट मिलती है। सेक्शन 80C के तहत प्रिंसिपल पर 1.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स छूट मिलती है।
इसके अलावा सेक्शन 24B के तहत आपको होम लोन के इंटरेस्ट पर 2 लाख रुपए सालाना तक का इनकम टैक्स लाभ मिलता है, बशर्ते आपको मकान का पोजीशन मिल गया हो और आप इसमें रह रहे हो। और आखिर में, अगर आप अपना पैसा सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखते हैं तो इसके इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स छूट का लाभ लेना ना भूलें। आपको 10,000 रुपए तक के इंटरेस्ट पर टैक्स छूट मिलती है। सीनियर सिटीजन के मामले में ये सीमा सालाना 50,000 रुपए है। अब क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में आपको अपने इन्वेस्टमेंट कर लेने चाहिए ताकि आप अपना अधिकतम टैक्स बचा सकें। हालांकि जानकार तो ये सलाह देते हैं कि आपको अपने निवेश और टैक्स सेविंग्स की प्लानिंग वित्त वर्ष की शुरुआत से ही कर लेनी चाहिए, ताकि आप जल्दबाजी में कोई निवेश ना करें और सोच समझकर अपने फैसले लें। इससे आप अपने फाइनेंशियल गोल आसानी से हासिल कर पाएंगे। पैसा वसूल के इस एपिसोड में इतना ही। लेकिन प्रेरणा, ये जो आप बातें बता रही हैं वो ओल्ड टैक्स रेजीम की हैं, यानी कि पुरानी प्रणाली जिसमें कि आप फॉर्म भरते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं। जो न्यू टैक्स रेजीम है उसमें आप क्या कर सकते हैं? उसमें आप कहाँ टैक्स बचा भी सकते हैं या बिल्कुल स्ट्रेट है? ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो बीबीसी हिंदी के आज के इस न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में इतना ही। कल मिलेंगे वापस इसी वक्त। तिलक राज भाटिया के हाथ में कमान थी स्टूडियो की। मुझे और प्रेरणा को दे विदा। सुनने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।